इंडिया गठबंधन को मैं जिस तरह से आकार लेता देख रहा हूँ, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, इन 4 राज्यों में अगर आप जोड़ें सीट्स तो वो 200 के आसपास ही आती हैं, 80, 40, 120 और महाराष्ट्र की 48, 164 और फिर वहाँ की 40 सीटें 200 के आसपास। तो ऐसे में क्या वो जो आपकी ये कल्पना थी कि कम से कम 450 सीटों पर 1-to-1 फाइट हम लोग करेंगे, वो कल्पना अधूरी रह गई? नहीं, हमारा मकसद क्या है, हमें स्पष्ट और निर्णायक बहुमत मिलना है। बहुमत क्या होता है हमारे पार्टी सिस्टम में? 272। हमें चाहिए 300 से ऊपर सीटें चाहिए, तो हम कह सकते हैं ये स्पष्ट और निर्णायक बहुमत है। 271 मिलना हम संतुष्ट नहीं रहेंगे। 2004 में जो हुआ, अगर वो दोहराएगा, मैं कहूँगा कि ये स्पष्ट और निर्णायक बहुमत है। तो 2004 में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में हम आ गए, हमें 145 सीटें मिली और सब घटक दल हमारे साथ जो हमको यूपीए जब बना, यूपीए सरकार को 300 से भी ऊपर सीटों का समर्थन मिला। तो वही स्पष्ट और निर्णायक बहुमत होता है। मैं कोई एक आंकड़ा नहीं दूंगा, मैं 300 पार, 350 पार, 400 पार, ऐसा कोई नारा नहीं लगाऊंगा। मैं यही कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन को, जनबंधन को स्पष्ट और निर्णायक बहुमत मिलेगा और उसी के आधार पर हम हमारा प्रचार कर रहे हैं। यूपी में, झारखंड में, तमिलनाडु में हो गया है, महाराष्ट्र में अभी बाकी है और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में। लेकिन आप जब उस आंकड़े की बात करते हैं, बहुमत पार के आंकड़े की, तो उसमें कांग्रेस का एक अपना जो योगदान होता है, बात उसकी भी होगी। 2004 में 145 सीटों के आसपास जो सीटें आई थी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर, ये कल्पना आपको इस बार कहाँ लेके जा रही है जब आप 50 के आसपास? हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप पर उभर के आएंगे। इंडिया गठबंधन के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ज़रूर होंगे। हम इंडिया जनबंधन सब मिलाकर, क्योंकि हम जनबंधन के रूप में ही लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में, झारखंड में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तो जनबंधन के लिए हम तो जनादेश मांग रहे हैं ना। तो जनादेश जो मिलेगा हमें जनबंधन को, ज़रूर हमें स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलेगा। और जो भी सिंगल लार्जेस्ट होता है उसी का प्राइम मिनिस्टर उसके बाद हम बैठेंगे, चर्चा होगी, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, वो सब उस बाद में होगा। पर पहला मकसद, पहला मील पत्थर हमें बहुमत मिलना है और स्पष्ट और निर्णायक बहुमत मिलना है। और मैं एक और बात कह दूं आपको, जब हमें इंडिया जनबंधन को स्पष्ट और निर्णायक बहुमत मिलेगा, एनडीए के कई ऐसे पार्टियां हैं जो लाइन पर खड़े हो जाएंगे, कतार में खड़े हो जाएंगे इंडिया में शामिल होने के लिए। छोटे छोटे पार्टियां उत्तर पूर्वी राज्यों में हैं, कुछ पार्टियां अलग अलग राज्यों में भी हैं। यहाँ मैं किसी एक व्यक्ति का, एक पार्टी का जिक्र नहीं करूँगा, पर जो पार्टी एनडीए में है वो मजबूरी से एनडीए में है। जब इंडिया गठबंधन को मिलेगा, मैं अगर नहीं कह रहा हूँ, मैंने कहा जब मिलेगा, और वो 5 तारीख को पता चल जाएगा, 4 रात के रात। मतलब आप यू श्योर अबाउट इट? आप एकदम बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त हैं आप? इसीलिए तो हम लड़ रहे हैं। अगर हम आश्वस्त नहीं हैं, हमारा मनोबल सकारात्मक, अगर का शब्द भी इस्तेमाल इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जब, और जब मैं कह रहा हूँ 4 तारीख के रात को या 5 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। पर ये जो विश्वास है, ये तो 2004 में भी नहीं दिखा था। जो मुझे था, हमारे कई नेताओं में नहीं था। मैं पर सोनिया जी को था, अहमद पटेल जब पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे, कई नेता, अंबिका सोनी थी, कई हमारे थे, गुलाम नबी आज़ाद तब कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बड़े नेता थे, सब लोग थे। तो देखिए, तो 20 साल के अंतराल पर वो कौन सी चीज है जो 2004 में दिख रही थी, 2024 में भी? मैं कह रहा हूँ ना, 2030 में देखिए, 2003 की स्थिति देखिए ना, हम छत्तीसगढ़ बुरी तरीके से, राजस्थान बुरी तरीके से हारे, मध्य प्रदेश बुरी तरीके से हारे, इंडिया शाइनिंग था, हमारे जो कहा जाता था वो भीष्म पितामह हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, वो प्रधानमंत्री थे, प्रमोद महाजन कैंपेन मैनेजर थे, संसाधन बीजेपी के साथ था, हमारे पास साधन इतने नहीं थे, फिर भी हम 6 साल से सत्ता में नहीं थे, फिर भी हम लोगों ने प्रचार किया, हम लोगों ने गठबंधन किए अलग अलग राज्यों में। यूपीए तो चुनाव के नतीजे के बाद बना, पर चुनाव के समय अलग अलग पार्टियों के साथ अलग अलग राज्यों में राज्य के स्तर पर हमारा गठबंधन था, एक नेशनल अलायंस, इंडिया अलायंस नहीं था। यूपीए अलायंस तो 17 मई 2004 के बाद सरकार बनने के बाद बना ना, माने नतीजे के बाद बना। यहाँ नतीजे के पहले हमने ये जनबंधन बनाया, इंडिया जनबंधन बनाया है।
तो 2002 मैं समझता हूँ 20 साल बाद वही इतिहास फिर से दोहराएगा। आखिर में ये समझना एक और आपसे ज़रूरी है कि आपके बयानों में, राहुल गांधी के बयानों में एक बड़ा डिस्टिंक्ट लेफ्टिस्ट टच आने लगा है। क्या सही में वो जो एक लेफ्ट का स्पेस खाली किया गया है उसको आप लोगों ने एक्वायर कर लिया है? देखिए, भारतीय राजनीति कांग्रेस पार्टी हमेशा एक प्रगतिशील पार्टी रही है। कांग्रेस पार्टी सेंट्रिस्ट पार्टी होती है, ना लेफ्ट ना राइट। अभी भी इस बात को आप मानते हैं? लेफ्ट को भी देखो, राइट को भी देखो, पर सेंटर में रहो। हम तो सेंट्रिस्ट पार्टी हैं, सभी वर्गों को साथ लेकर चलते हैं, सभी समुदायों को, सभी धर्मों को, सभी भाषाओं को, समाज के हर वर्ग को। और जो वक्त की मांग है, 1950 में वक्त की मांग थी कि हम पब्लिक सेक्टर बनाएं। 1990 के दशक में वक्त की मांग थी कि हम उदारीकरण करें। जो वक्त की मांग के आधार पर हम आर्थिक नीति का अपनाते हैं। आज देखिए, आर्थिक तरक्की हो रही है, पर आर्थिक विषमताएं भी बढ़ रही हैं ना। हकीकत आज यह है, प्रधानमंत्री इस पर कुछ बोलेंगे नहीं, वित्त मंत्री कुछ बोलेगी नहीं। पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री की नीयत और प्रधानमंत्री की आर्थिक नीतियों के कारण एक स्थिति पैदा हो गई है, 21 पूंजीपति के पास उतना धन इकट्ठा हो गया है जो 70 करोड़ भारतवासियों के पास। क्या यह चिंता का विषय नहीं है? हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपके जेब से काटकर हम और किसी और को दे देंगे, वो तो नोटबंदी का मकसद था। और हम ये कह रहे हैं कि आर्थिक विषमताएं जो आई हैं चिंताजनक है और इस पर चर्चा होनी चाहिए और एक आम सहमति बनकर हम ऐसी आर्थिक नीति अपनाएं, आर्थिक विचारधारा अपनाएं जो बेरोजगारी को ख़त्म करेगा, महंगाई को काबू में लाएगा और ये आर्थिक विषमताओं को, पिछले 100 सालों में इतनी आर्थिक विषमताएं दिखाई नहीं दे रही हैं जितना कि अब दिखाई दे रहा है। पर इसीलिए तो डर लगता है, मैं पूछ क्यों रहा हूं कि आप इससे धन लेकर के उसको दे देंगे। कहाँ लिखा है? धनी लोगों को कहाँ लिखा है? आप लिखते नहीं है, लेकिन ये कह देते हैं कि ये रीडिस्ट्रीब्यूशन कुछ होगा क्या? रीडिस्ट्रीब्यूशन का शब्द हमारे पुनर्वितरण कुछ पुनर्वितरण का जिक्र ही नहीं है। धन उत्पन्न करना, धन पैदा करना, बिल्कुल। पर जो हम कह रहे हैं वितरण समावेशी ढंग से होना चाहिए, एक समानता होनी चाहिए, लोगों को एक विश्वास होना चाहिए कि सिस्टम हमारे लिए भी है। मतलब कोई बिग बिजनेस से लेकर के लोगों ने बांट दिया। आज देखिए ना, आज माहौल क्या है बिग बिजनेस का। लोग डरे हुए हैं, उन पर ईडी चलाया जाता है, सीबीआई का रेड होता है, इनकम टैक्स होता है। हमारे पूंजीपति को देखिए लिस्ट, जिनके पास धन है वो दुबई के नागरिक हैं, सिंगापुर के नागरिक हैं, लंदन में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, पर कमाई इंडिया में होता है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन का शब्द इस्तेमाल ही नहीं है हमारे न्याय पत्र, मतलब पर उनको डरने की जरूरत नहीं, कोई डरेगा नहीं। हालांकि आज जो छोटा व्यापारी डरा हुआ है, छोटा उद्योगपति डरा हुआ है, एमएसएमई डरा हुआ है, बड़े बड़े उद्योगपति भी डरे हुए हैं, पर लोग बेचारे चुप हैं, बोल नहीं सकते। अगर कुछ बोलेंगे, राहुल बजाज जैसे व्यक्ति तो है नहीं अभी, अगर कुछ बोलेंगे उनको चुप करा दिया जाएगा, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, जेल में भर्ती करा देंगे। अगर 2 मुख्यमंत्री जेल में गिरफ्तार हैं तो पूंजीपति क्या कर सकते हैं? तो कोई ये धन पुनर्वितरण की बात कहीं नहीं किया गया, पर हम कह रहे हैं कि विषमताएं जो बड़ी हैं वो चिंता का विषय है। इस पर पार्लियामेंट में और संस्थाओं में इस पर बहस होनी चाहिए, एक आम सहमति बननी चाहिए। हम इसको कैसे और आर्थिक विकास को समावेशी बनाएं। ये बहुत से लोगों को थोड़ा हौसला देगा, क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात आने लगी थी पिट्रोडा जी बहुत से नहीं बहुत ये दिमाग में ये लगा, चलिए डाला जा रहा था ये दोष दिया जा रहा था प्रधानमंत्री की ओर से। और मैंने कह दिया है, पिट्रोडा साहब का जो बयान है वो हमारा पार्टी का स्टैंड बिल्कुल नहीं है। जो पिट्रोडा जी ने कहा है वो उनकी व्यक्तिगत राय है, हम उससे बिल्कुल 100% सहमत नहीं है।